Hello everyone, welcome to the world of chemistry. Next is our third lecture of thermodynamics और जो ये आपका थर्ड लेक्चर है thermodynamics का. In this we will discuss about the state function, path function and about the thermodynamic process. First is that what is state function? State function का मतलब क्या होता है? Macroscopic properties such as the pressure, volume, temperature, etc. which depends on the initial and the final values. यानी कुछ ऐसी टर्म्स, इनके अलावा भी कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करती है, यानी अपनी क्या करेगी, इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन पर डिपेंड करेगी. इसके अलावा भी हम क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने पास. फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, जिसको हम H से डिनोट करवाते हैं, ठीक है. गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको G से डिनोट करवाते हैं. इंटरनल एनर्जी, जिसको U से डिनोट करवाते हैं. एंट्रोपी, जिसको हम S से डिनोट करवाते हैं, एटसेट्रा. ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो किस पे डिपेंड करती है, अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है. पाथ फंक्शन क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये जो टर्म्स होती है, एंथैल्पी है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी, ये अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड ना करके कौन सा इन्होंने पाथ फॉलो किया है उस बात पे डिपेंड करती है. देखो ध्यान से समझना, एग्जाम्पल बता रही हूँ. इसका एग्जाम्पल क्या होता है अपने पास, वर्क एंड हीट. ये इसके दो एग्जाम्पल्स होते हैं. गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी. ये चार एग्जाम्पल होते हैं स्टेट फंक्शन के. वर्क पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल क्या होता है, वर्क और हीट, ठीक है. अब नॉर्मल से एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको कहीं जाना है, ठीक है. लेट अस कंसिडर कि आप कहां से शुरू कर रहे हो, ए पाथ से शुरू कर रहे हो, ठीक है. ए कोई भी सिटी है, वहां से आप शुरू कर रहे हो. ये सिटी नंबर 1 है जो कि क्या है, ए, ठीक है. आपको अपना एग्जाम देने के लिए जाना है और जो जहां एग्जाम देने के लिए जाना है वो कौन सी सिटी है, बी सिटी है. आप किसी ए सिटी में रहते हो, आपको एग्जाम देने के लिए जाना है वो कौन सी है, बी सिटी है, ठीक है. अब क्या हुआ कि अगर आपको ए से बी पर जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो है सी और दूसरा है डी, ठीक है. अगर आप क्या करते हो ना, तो अगर आप क्या करते हो, ए से बी जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, सी से होके भी जा सकते हो, डी से होके भी जा सकते हो, ठीक है. आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ना तो आपने सी के बारे में सोचा, ना आपने डी के बारे में सोचा, आपने ये देखा कि आपका इनिशियल क्या है और आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है किलोमीटर्स में वो कितना है. तो यानी कि आप किस पे डिपेंड किए, आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड किया. लेट अस कंसीडर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर्स का है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. इनिशियल क्या है, 0 किलोमीटर, फाइनल क्या है, 300 किलोमीटर्स. तो आपने ये देखा कि ना तो मुझे सी रास्ता देखना, ना मुझे डी रास्ता देखना, मुझे अपने मर्जी से जाना है, ये देखना है कि आपको पहुंचना कहाँ पे है. तब तो आप क्या हो, स्टेट फंक्शन हो. अगर आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करते हो तब तो आप स्टेट फंक्शन हो, ठीक है. बट अगर आप इस बात पे डिपेंड करते हो कि आपको सी रास्ता सिलेक्ट करना है या डी रास्ता सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप सी रास्ते से होके जाते हो तो आपको 290 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है, वही आप डी रास्ते से जाते हो तो आपको 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है. पर आपने नहीं सोचा कि 10 किलोमीटर्स का भी आपको क्या फर्क पड़ता, आपने नहीं सोचा. आपने ये देखा कि डी रास्ते से जाना ज्यादा आसान है तो आपने डी रास्ता चुना. इसका मतलब आपने ये देखा कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है. इट मीन्स आप क्या हो, पाथ फंक्शन. अगर आप इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करते हो तब तो आप क्या हो, स्टेट फंक्शन. इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते, आप उस बात पे डिपेंड करते हो कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, तो आप क्या हो, पाथ फंक्शन हो, ठीक है. स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स क्या होते हैं अपने पास, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी. पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या होता है, वर्क एंड हीट, ठीक है. नेक्स्ट आती है अपने पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के सिस्टम में कोई भी चेंज आता है, यानी चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, या फिर हम ये कहें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें अगर कोई चेंज आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं. ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जहां सबसे पहले हम 4 टाइप के डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल के अंदर बेटा वर्ड आइसोथर्मल से समझ जाना. आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर को छोड़कर,
ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें क्या आएगा, चेंज आएगा, बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट वन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट वन इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मींस क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, हीट, हीट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हीट कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट वन इज द आइसोपोरिक प्रोसेस। आइसोपोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट वन आएगा अपने पास साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस अपना कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि लेट अस कंसीडर, अगर हमारे पास कोई भी ए सिस्टम है जिसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, P1, V1, T1, और सेकंड जो बी सिस्टम है अपने पास, उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, P2, V2, T2। अगर हम किसी एक टाइम पर कंसीडर करते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज P1, V1, T1 किस में चेंज हो रही है, P2, V2, T2 में चेंज हो रही है, ठीक है, और वो किस पाथ को फॉलो कर रही है, ऊपर वाले पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। नाउ सेम टाइम पर अपने पास क्या हुआ, यही जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सेकंड सिस्टम की P2, V2, T2 सेम टाइम पर किस में कन्वर्ट हो रही है, P1, V1, T1, यानी कि जो आपके पास P1, V1, T1 से P2, V2, T2 में चेंज आया, वही सेम चेंज किस में आ रहा है, P2, V2, T2 से P1, V1, T1 में चेंज आ रहा है। तो यानी ओवरऑल चेंज क्या है, यहाँ पे जीरो है। यानी कि जब ए सिस्टम से आप बी में गए और बी से रिटर्न आप किस पर हुए, ए पर रिटर्न हुए, कोई चेंज नहीं आया पूरे सिस्टम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल मीन्स हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, और इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में मैक्सिमम वर्क हम अचीव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, अगर आपने कैंडल को मेल्ट करवा के वैक्स बनाया तो उसी वैक्स से आप क्या बना सकते हो, वापस कैंडल भी बना सकते हो। तो ये कौन सा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक ही सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क टू कर्ड, यानी जो कन्वर्जन होता है अपने पास कर्ड का फ्रॉम द मिल्क, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, इसको मैं एक बॉक्स में कर रही हूँ स्टार मार्क करके, कि जो वर्क आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है वो हमेशा किससे ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा वर्क डन जो अचीव होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ अपने पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसके अलावा मैं दो टर्म्स डिस्कस कर रही हूँ जिनका बार बार अपने पास यूज होगा। एक होती है अपने पास एक्सपेंशन एंड सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसमें से आपके पास ज्यादातर यूज जो है वो एक्सपेंशन वर्ड का होगा, कि एक्सपेंशन क्या होती है, और एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल तरीके से समझा रही हूं, देखो आपके पास कोई भी क्या है, एक गैस का कंटेनर है, ठीक है, ये गैस का कंटेनर है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, एक पिस्टन लगाया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या गैस, यहाँ पे कोई भी गैस फिल की हुई है, ठीक है, और ऊपर क्या है, पिस्टन। पिस्टन का बाहर से जो प्रेशर है वो कौन सा है, P एक्सटर्नल है, और गैस का जो प्रेशर है वो कौन सा है, P इंटरनल है। P I से डिनोट करवा रही हूँ। पिस्टन का बाहर वाला प्रेशर जो है वो कौन है, P एक्सटर्नल। गैस के अंदर वाला जो प्रेशर है वो क्या है, P इंटरनल, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेंड करवाना। हमें क्या एक्सपेंड करवाना है, गैस को एक्सपेंड करवाना है, और गैस एक्सपेंड होने का मतलब क्या होगा, जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, अपने अपने डिस्टेंस पर होंगे, लार्ज डिस्टेंस पर होंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करवाना होगा। और पिस्टन बाहर की तरफ मूव कब करेगा, जब अंदर वाला प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन अपने पास क्या होता है, P इंटरनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द P एक्सटर्नल, ठीक है।
यानी इंटरनल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो जो अपने पास पिस्टन है वो किसकी तरफ मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। लेट अस टेक द एग्जांपल, पी एक्सटर्नल अपने पास कितना है 2 atm और जो पी इंटरनल है वो कितना है 10 atm। तो यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या करेगी पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगी और जब पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगी तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड, तो वहां क्या होगा, एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट अस कंसीडर अपने पास क्या है, एक कंटेनर है और इसी कंटेनर में मैंने क्या किया, एक पिस्टन को अप्लाई किया। ठीक है, पिस्टन का प्रेशर क्या है अपने पास, पी एक्सटर्नल है, गैस से फिल की हुई, इसके अंदर अपने पास क्या है, गैस का प्रेशर क्या है, पी इंटरनल है। अगर मैंने क्या काम किया कि मुझे क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब किसका प्रेशर ज्यादा होगा, अपने पास पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा और पी इंटरनल क्या होगा, कम। ठीक है, पी एक्सटर्नल मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये लगा दिया 10 atm और ये कितना कर दिया 2 atm। इन दिस केस अपने पास पिस्टन क्या करेगी, इनवर्स मूव करेगी और जब पिस्टन इनवर्ट मूव करेगी तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। जो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, लार्ज डिस्टेंस पे थे, अब वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैस क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब एक्सपेंशन होती है, जब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स समझानी थी। इनमें से जो वर्ड अपने पास एक्सपेंशन है ये मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास क्या था, थर्मोडायनेमिक्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन था, जनरल कुछ टर्म्स यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पास लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज इनफ। थैंक यू।